इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं अश्विन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। रुक करते हैं हम खबरों की ओर। आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। लखनऊ में ये बैठक होगी। आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे लोक भवन में ये बैठक होगी। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। आपको बता दें कि गेहूं क्रय नीति को मिल सकती है इस प्रस्ताव में मंजूरी। आपको बता दें कि वहीं आवास, उद्योग और पीडब्ल्यू के प्रस्तावों पर भी मोहर लग सकती है। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा, नमामि गंगे के प्रस्ताव भी इस बैठक में शामिल होंगे। निराश्रित वृद्धा, दिव्यांगजन पेंशन से जुड़ा प्रस्ताव भी पेश होगा। आपको बता दें कि पेंशन में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पेश हो सकता है। निवेशक प्रोत्साहन नीति से जुड़ा प्रस्ताव भी बैठक में पेश हो सकता है। आपको बता दें कि कई उद्योगों को धनराशि देने के प्रस्ताव, साथ ही निजी बिजनेस पार्क विकास योजना का प्रस्ताव भी कैबिनेट बैठक में पेश हो सकता है। कैबिनेट के बाद मंत्री परिषद की बैठक भी होगी। आपको बता दें कि सुबह 11:30 पर मंत्रियों की ये बैठक होगी, जिसमें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होंगे। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये जो आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक है, इस पर क्या कुछ जानकारी है और इन बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए आज में एक बड़ी बैठक है जो मुख्यमंत्री होल्ड करने वाले हैं और लखनऊ में लोक भवन में ये बैठक होगी। 11 बजे के दरमियानी वक्त वो रहेगा जब मुख्यमंत्री लोक भवन पहुंचेंगे और देखिए कैबिनेट के साथ में वो जो बैठक है वो करेंगे। तमाम देखिए विषय हैं जिन पर बात होगी, फिर वो चाहे गेहूं के क्रय नीति हो, राज्य का विकास हो, प्रशासनिक व्यवस्थाएं हो, देखिए तमाम जो निर्णय हैं वो भी लिए जा सकते हैं और तमाम विषयों पर देखिए चर्चा होगी। फिर वो चाहे आवास योजना हो, उद्योग हो, माध्यमिक शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी देखिए बात होगी। ऐसे देखिए बहुत सारे ऐसे जो विषय है जिन पर चर्चाएं होंगी। मुख्यमंत्री दिशा निर्देश भी देंगे, रिपोर्ट भी लेंगे और देखिए कहीं ना कहीं जो लोगों की तरफ सही चीज डिलीवर हो पाए, इसको लेकर के जो कंसर्न है वो सही बैठे, सही तरीके से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि क्या कुछ कितना विकास हुआ है। खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्रों पे जो फोकस है देखिए वो इसमें रहने वाला है। वो चाहे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो, उद्योग हो, आवास हो, माध्यमिक शिक्षाएं हो, जलापूर्ति विभाग की देखिए बैठक हो, कि पूरी कैबिनेट की देखिए एक समीक्षा बैठक के रूप में इस बैठक को होल्ड किया जाएगा। यास्मीन, बिल्कुल अनुराग, ऐसा बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। तो इन 2 दर्जन प्रस्तावों में कौन कौन से जो प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है? जी यास्मीन, देखिए गेहूं के क्रय नीति के ऊपर जो है वो मोहर लग सकती है। राज्य का विकास किस प्रकार होगा इसके चलते देखिए विकास नीतियां हैं उस पर जो चर्चाएं हैं, मोहर है वो लग सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए जो जल की समस्या है, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में, वहां के लिए जलापूर्ति विभाग का जो प्रस्ताव है वो वहां रखेंगे और उसके बाद उस पर भी मोहर लग सकती है। नया बजट जो देखिए क्योंकि लगातार जो है वो मिला, उसके बाद जो है वो लगातार मंत्रियों के दौरे भी हुए। ऐसे में जो समीक्षा है वो इस बात की भी होगी कि काम अगर हुआ है, योजनाएं अगर पहुंची हैं तो अभी कितनी पहुंची हैं ग्राउंड लेवल तक। तो देखिए तमाम जो है महत्वपूर्ण फैसले भी होंगे, रिपोर्ट भी यास्मीन ली जाएगी। माध्यमिक शिक्षा से जुड़े भी फैसले हो सकते हैं, उद्योग और आवास से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। तो देखिए तमाम चीजें हैं जो आज लखनऊ में देखने को मिलेगी और इन सब चीजों के बीच में देखिए एक और चीज बड़ी अहम है, 11:30 बजे का वो वक्त जब मुख्यमंत्री लोक भवन में सभी मंत्रियों के साथ जो बैठक जो करेंगे, तो देखिए कैबिनेट में और राज्य में तमाम मंत्री, राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के हों चाहे राज्य मंत्री हों, वो सारे देखिए वहां पर अवेलेबल रहेंगे। उन सबको आने को कहा गया है और सबसे जो फीडबैक है वो सीएम योगी लेंगे कि उनके कार्य क्षेत्र में, उनके विभाग में, उनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या फिर जहां पर उनको डिलीवर करने का जिम्मा मिला हुआ, वो जिम्मा कितना निभाया गया है, कितने जिम्मेदारी से काम किया गया है, कितनी सेवाएं पहुंचाई गई हैं, इन सब पे देखिए चर्चाएं होंगी। बिल्कुल अनुराग, आवास, उद्योग और पीडब्ल्यू के प्रस्ताव पर जनता का क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? अगर इसको मंजूरी मिलती है तो क्या लगता है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया होगी?
जी बिल्कुल यास्मीन, देखिए तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर अगर मंजूरी मिलेगी तो उसमें सीधा सीधा लाभ जो है वो जनता के जो है खेने में जाएगा। और जनता देखिए कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की बैठक मुख्यमंत्री स्वयं होल्ड करते हैं, पहले भी देखने को मिला है कि फ्रूटफुल रहते हैं। कोई ना देखिए जरूर निकलता है, कोई ना कोई प्रस्ताव जो है वो जरूर पास होते हैं जो जनता के हित के होते हैं। ऐसे में देखिए हर एक बैठक को जो है वो जनता टकटकी लगी निगाहों से देखती है, क्योंकि देखिए तमाम ऐसे विषय हो, चाहे ग्रामीण विकास का विषय हो, ग्राम में गेहूं की क्रय नीति की बात हो या फिर गन्ना फसलों की बात हो, देखिए तमाम ऐसे पास्ट एग्जांपल्स भी हैं जिनमें बेहतरी के साथ काम किया गया और कहीं ना कहीं एक जो अच्छा इम्पैक्ट है वो जो है देखने को मिला और लोग सेटिस्फाइड भी थे। तो राष्ट्रीय देखिए आज की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें भी देखिए तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण विषय है जिन पर चर्चाएं हो सकती है, चाहे माध्यमिक शिक्षा का विषय हो, ग्रामीण विकास का विषय हो, उद्योग का हो, साथ साथ देखिए नमामि गंगे की भी बात है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात है। ऐसे में देखिए जनता निगाहें लगाए बैठी है और जब फैसले होंगे तो कहीं ना कहीं जो जनता का हित है, जनता का जो पक्ष है वो भी रखा जाएगा और जनता को सही तरीके से डिलीवर चीजें हो रही हैं कि नहीं, इसकी भी समीक्षा हम करते नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग, कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद के साथ भी योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे, तो मंत्री परिषद की बैठक में किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? जी आशनी, देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। जब कैबिनेट की बैठक हो जाएगी तो मंत्री परिषद की बैठक में राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के साथ साथ कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी रहेंगे, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक पूरा कुनबा, यानी पूरी जो मिनिस्ट्री लॉबी है वो एक साथ बैठेगी। और देखिए तो फीडबैक है वो लेने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश में क्योंकि चुनाव है तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि जब इस तरह की बैठकें सीएम के नेतृत्व में होती है तो कहीं ना कहीं देखिए चर्चा जो है वो आगे किस प्रकार से विस्तार जो है वो किया जा सकता है, इस और इशारा भी देखिए राजनीतिक पंडित करते नजर आते हैं। तो देखिए ये महत्वपूर्ण विषय है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब देखिए बीजेपी भी संगठन में बदलाव की बात करती है, संगठन के विस्तार की बात करती है, उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं भी तेज है। ऐसे में देखिए तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको देख करके चलना रहेगा और कहीं ना कहीं सरकार का फोकस जो है वो इन पॉइंट्स पर है। और ऐसे में देखिए आगे जब इस तरह की बैठकें होल्ड हो रही हैं तब कहीं ना कहीं इन विषयों पे भी चर्चा जो लोक भवन के अंदर संभव है। बहरहाल अभी जो बताया गया है वो यही है कि फीडबैक जो है वो मुख्यमंत्री लेंगे और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हों, चाहे राज्य मंत्री हो, कैबिनेट के मंत्री हो, यानी पूरी मिनिस्टर लॉबी देखिए मुख्यमंत्री के सामने उपस्थित रहेगी, वहां पर चर्चाएं होंगी, वहां पर जो फीडबैक है वो सीएम लेंगे कि कितना काम हुआ है, कितनी योजनाएं पहुंची है लोगों तक अभी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग हमसे जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। इसी बीच एक और आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर हमला। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम ने सपा पर हमला बोला है। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि जीत के सपने देख रहे हैं अखिलेश यादव। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2027 में 2017 को फिर दोहराएंगे। पीएम मोदी के कार्यों की तारीफ भी की। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ जीत के सपने देख रहे हैं लेकिन जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा और बीजेपी बड़ी जीत हासिल करेगी। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंच रहा है और ये बीजेपी की बड़ी ताकत है। आपको बता दें कि डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। डेप्यूटी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ जीत के सपने देख रहे हैं लेकिन जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि उन्होंने कहा कि मौर्य ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 2017 का इतिहास फिर दोहराएंगे। आपको बता दें कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और कार्यों की भी सराहना की। देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा के अवसर पर भक्त ने
इस वर्ष की व्यवस्था को बेहतर बनाया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि इस बार भीड़ कम है, जिससे पूजा अर्चना करना आसान हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार श्रद्धालुओं को अधिक सुविधा मिल रही है और व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चल रही हैं। भक्तों को शांतिपूर्ण वातावरण में दर्शन करने का अवसर मिल रहा है, जिससे उनकी आस्था और भक्ति में और वृद्धि हो रही है। कुल मिलाकर इस वर्ष का आयोजन अधिक व्यवस्थित और संतोषजनक नजर आ रहा है। इस बार बहुत अच्छा है, भीड़ कम है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार थोड़ा सिस्टम अच्छा है, बहुत बढ़िया महत्व रहता है यहाँ का। और हर एक नवरात्रा मतलब एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बस इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन है, तो थोड़ा जल्दी नवरात्रे खत्म हो जाएंगे। नहीं, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि धक्का मुक्की नहीं है कुछ भी, बड़े अच्छे से आराम से दर्शन हो रहे हैं और जितने भक्त आ रहे हैं सबके अच्छे से दर्शन करा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। पिछली बार थोड़ा धक्का मुक्की थी, लेकिन इस बार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। मैं तो ये कह रही हूँ कि आज तो माता रानी अपने आप ही बुला कर लेकर आई हैं, वरना आज की तो उम्मीद ही नहीं थी कि आज आ जाएंगे हम। मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए और मैं बिगड़ पास के आई हूँ और माँ ने मुझे इतना अच्छे दर्शन कराए कि ऐसे मेरा दिल खुश हो गया बस। इस बार बहुत अच्छा है, भीड़ कम है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इस बार थोड़ा। धंडेवालान मंदिर के पुजारी अंबिका प्रसाद पंत ने बताया कि आज बसंत नवरात्रि का 5वां दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्होंने कहा कि स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है और मातृत्व, स्नेह तथा करुणा का प्रतीक मानी जाती हैं। इस दिन भक्त विशेष रूप से पूजा अर्चना कर सुख, समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना करते हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और भक्ति का माहौल बना हुआ है। आज वासंतिक नवरात्र का 5वां दिन है और आज माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं और ये इनका जो स्वरूप है वात्सल्य वाला स्वरूप है, ममता भरा स्वरूप है। और जो जिन महिलाओं के पुत्र या पुत्री नहीं होती हैं वो माता की आराधना पूजन कर सकते हैं और उन्हें जो है माता संतान की प्राप्ति का वरदान देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। और भक्तजन अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी अपनी वस्तुओं की उपलब्धता के साथ माता की पूजा करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो भक्त जिस भक्त में जैसी श्रद्धा है, जिस प्रकार की उसके पास आर्थिक स्थिति है, उसी प्रकार से वो माता की आराधना करता है, लेकिन उसमें श्रद्धा का भाव होना नितांत आवश्यक है। तो माता श्रद्धा की भूखी हैं और श्रद्धा के अनुरूप आप जैसे भी पूजा करो, जिस प्रकार करो, माता जी संतुष्ट हो जाती है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सुविधा के नाम पे बहुत अच्छी चीज़ है, आराम से लाइन में आओ, आराम से दर्शन करके जाओ। बढ़िया माहौल है, शांत है, सुंदर है, बड़ा अच्छा भवन सजाया हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं बचपन से ही आ रहा हूँ, शादी से पहले 25 साल हो गए। नवरात्र के हर दिन मैं यहाँ पे होता हूँ सुबह सुबह। जो वाइब्स आती हैं वो बहुत अमेजिंग वाइब्स हैं। और ये नवरात्र के जो दिन होते हैं, ये वो शुभ दिन होते हैं जिसमें माता रानी, कहने का मतलब, इतने खुले दर्शन देती है और ऐसे वाइब्स देती है कि हर एक सीज़न का ट्रांसलेशन होता है और लाइफ के अंदर एक नई उमंग आती है और ऐसी पॉजिटिविटी आती है जिससे कि हम अपने जीवन को आगे बनाते हैं। और नवरात्रे ऐसी वाइब्स है नवरात्रे जो मैं आपको बता। शेखपुरा के अशोक कुमार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की मदद से अपनी छोटी फर्नीचर दुकान को बड़े व्यवसाय में बदल दिया। लोन और सब्सिडी के सहारे उन्होंने अपने काम का विस्तार किया और एक गोदाम स्थापित किया। इससे उसकी आय में वृद्धि हुई और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिला। अशोक कुमार की ये सफलता की कहानी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन गई और अन्य युवाओं को भी स्वरोजगार अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बिहार के शेखपुरा जिले के कसार गांव के अशोक कुमार की कहानी आज मिसाल बन चुकी है। छोटी सी फर्नीचर की दुकान से
अपने सफर की शुरुआत करने वाले अशोक ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी PMEGP की मदद और अपनी मेहनत की बदौलत अपनी तकदीर बदल दी। पहले ऐसे ही काम धंधा करते थे मार्केट में, उसके बाद सोचे कुछ मान लीजिए कि अगर सरकार कुछ लाभ दे रहे हैं लोन तो उनका सब बिजनेस करने के लिए युवा लोग का तो सोचे लेकर के करते हैं, तो यही सब बिजनेस किए। फिर लोन PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जो आता है वो बोला लेकर के अभी ठीक ही है मिला जुला करके। आज अशोक कुमार का बड़ा फर्नीचर गोदाम है जहां कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं और आसपास के इलाकों से ग्राहक आते हैं। उनकी आमदनी बढ़ी है, इसके साथ ही उन्होंने कई लोगों को भी रोजगार दिया है। बढ़िया योजना है, सरकार अगर दे रही है और युवा लोग को चाहिए तो लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि भाई ये सब योजना निकाले हैं। अशोक कुमार की सफलता की कहानी बताती है कि सही जानकारी, सरकारी योजनाओं का लाभ और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। बिहार के शेखपुरा जिले के कसार गांव के अशोक कुमार की कहानी आज मिसाल बन चुकी है। छोटी सी फर्नीचर की दुकान से अपने सफर की शुरुआत करने वाले अशोक ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी PMEGP की मदद और अपनी मेहनत की बदौलत अपनी तकदीर बदल दी। पहले ऐसे ही काम धंधा करते थे मार्केट में, उसके बाद सोचे कुछ मान लीजिए कि अगर सरकार कुछ लाभ दे रहे हैं लोन तो उनका सब बिजनेस करने के लिए युवा लोग का तो सोचे लेकर के करते हैं, तो यही सब बिजनेस किए। फिर लोन PMEGP प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जो आता है वो बोला लेकर के अभी ठीक ही है मिला जुला करके। आज अशोक कुमार का बड़ा फर्नीचर गोदाम है जहां कई तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं और आसपास के इलाकों से ग्राहक आते हैं। उनकी आमदनी बढ़ी है, इसके साथ ही उन्होंने कई लोगों को भी रोजगार दिया है। बढ़िया योजना है, सरकार अगर दे रही है और युवा लोग को चाहिए तो लेकर के बिजनेस कर सकते हैं। केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कि भाई ये सब योजना निकाले हैं। अशोक कुमार की सफलता की कहानी बताती है कि सही जानकारी, सरकारी योजनाओं का लाभ और कड़ी मेहनत से कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के मोदी नगर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प किया गया है। आपको बता दें कि स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं जैसे नए भवन, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, वेटिंग रूम और स्वच्छ शौचालयों से सुसज्जित टिकट काउंटर को भी व्यवस्थित किया गया है। आपको बता दें कि साफ सफाई का उल्लेखनीय सुधार हुआ है। यात्रियों ने कहा कि अब उन्हें पहले से बेहतर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और इस आधुनिकीकरण से सफर आसान होने के साथ साथ क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। गाजियाबाद के मोदी नगर रेलवे स्टेशन की तस्वीर अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पूरी तरह बदल गई है। अब स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से लैस होकर यात्रियों को बेहतर और आरामदायक सफर का अनुभव दे रहा है। यहाँ नया स्टेशन भवन, फुट ओवर ब्रिज, लिफ्ट, वेटिंग रूम और स्वच्छ शौचालय जैसी सुविधाएं शुरू की गई हैं। टिकट काउंटर भी व्यवस्थित किया गया है और साफ सफाई में बड़ा सुधार हुआ है। मोदी नगर स्टेशन की सुविधा काफ़ी अच्छी हो गई है, पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही। मैं जब पहले आ रहा था तो थोड़ा स्टेशन इतना सही नहीं था, इतना बदलाव नहीं था। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है स्टेशन पे, काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा काफ़ी बदलाव हो गया। 6 साल पहले मैं यहाँ पर आ रहा था, मतलब अप डाउन कर रहा था, स्कूल आ रहा था तो काफ़ी इतना बढ़िया नहीं था। यहाँ पे जैसे बैठ जा रहे थे, धूप वूप भी लग रही थी, अब यहाँ पे भी काफ़ी बदलाव हो गया, छाया वाया भी आने लगी, बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने इन बदलावों की सराहना की और कहा कि पहले की तुलना में अब सुविधाएं काफी बेहतर हो गई हैं। कई नई ट्रेनें रुकने से भी यात्रियों को राहत मिली है। बहुत अधिक सुंदर हो गया। पहले तो छोटे से प्लेटफॉर्म था और पुराना था, वो शोभा नहीं देता गया। अब तो बढ़िया फर्स्ट क्लास बना दिया, सब कुल बढ़िया हो गया फर्स्ट क्लास। प्लेटफॉर्म भी बहुत लंबा हो गया और क्या नाम, सुविधा अच्छी हो गई है, पीछे भी सुविधा अच्छी है। सुविधा ये है कि पब्लिक अपना आराम से आना जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहले जैसे
पहले बहुत प्लेटफार्म छोटा सा था, नीचा था, अब ऊंचा बनाया इन्होंने, बढ़िया बनाया। क्या नाम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ऐसी के ऊपर। आप पुल भी बढ़िया बन गया, फर्स्ट क्लास, जय जयकार हो गई। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मोदी नगर रेलवे स्टेशन को 412 करोड़ की लागत से भविष्य की जरूरतों के अनुसार विकसित किया गया है। इस आधुनिकीकरण से न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिली है, बल्कि इलाके के विकास और रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। राहुल गांधी ने महंगाई और रुपए की गिरावट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी और ईंधन की बढ़ती कीमतें आने वाली महंगाई का संकेत है, जिसमें आम जनता और एमएसएमईएस प्रभावित होंगे। इस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी के बयान को देश की छवि खराब करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिना तथ्यों के डर फैलाने की कोशिश कर रहा है। महंगाई और आर्थिक हालात को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। इजराइल ईरान जंग के बीच संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, रुपए का डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर 100 की तरफ बढ़ना और इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी, ये सिर्फ आंकड़े नहीं, आने वाली महंगाई के साफ संकेत हैं। सरकार चाहे इसे नॉर्मल बताए, लेकिन हकीकत ये है कि इससे उत्पादन और ट्रांसपोर्ट महंगे होंगे। एमएसएमईज को सबसे ज्यादा चोट लगेगी। रुपए के कमजोर होने से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ेंगे। एफआईआई का पैसा और तेजी से बाहर जाएगा, जिससे शेयर बाजार पर दबाव बढ़ेगा। यानी हर परिवार की जेब पर इसका सीधा और गहरा असर पड़ना तय है। चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें भी बढ़ा दी जाएंगी। मोदी सरकार के पास ना दिशा है, ना रणनीति। वे सिर्फ बयानबाजी करते हैं। सवाल ये नहीं कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि सवाल ये है कि आपकी थाली में क्या बचा है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद एनडीए नेता उन पर हमलावर हो गए और कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास देश की बदनामी के अलावा कोई काम नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि राहुल गांधी साहब को अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर है। जिस तरह की परिस्थितियां ग्लोबल सिनेरियो है अभी, जिस तरह का जियो टर्बुलेंस विश्व में है, जिस तरह की उथल पुथल इस वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट के वॉर के समय में बनी हुई, जहाँ एक तरफ सोने की प्राइसेस कंटिन्यूस कम हो रही है। थोड़े से दिन पहले राहुल गांधी जी सोने को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे थे, अभी रुपये को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी को पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। भारत में थोक महंगाई की दर दुनिया में सबसे कम है, पूरे विश्व में। और राहुल गांधी जी, उनके नेतृत्व में जब सरकार काम करती थी, अदृश्य नेतृत्व उनका, जब वो कैबिनेट के फैसलों को फाड़ करके फेंका करते थे और संवैधानिक व्यवस्थाओं का अपमान करते थे, तब उस 10 साल के कालखंड में 7 साल महंगाई की दर डबल डिजिट में थी। तो आसपास के देशों में प्रभावित होता है, लेकिन जो चर्चा विपक्ष के द्वारा हो रहा है वो चीज नहीं है। सरकार कटिबद्ध है कि हर व्यक्ति को गैस सुलभ हो। जहां जानी दूल्हा रानी हुआ पर पाथर पानी, ठीक है ना। ये गए थे मध्य प्रदेश, वहां गए भाजपा को जिताने के लिए, भाषण भी दिया। वहां 2 ही पार्टी लड़ रही थी, कांग्रेस और भाजपा। भाषण उनका आज भी आप लोग भी सुने होंगे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना है। ये हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देते देर नहीं। मतलब भाजपा को जिता देना, लेकिन कांग्रेस को वोट मत देना। दरअसल भारत को होने वाली गैस की कुल सप्लाई में से 45% कतर से होती है और ईरान की ओर से कतर के एलएनजी प्लांट पर किए गए ड्रोन हमले से इस सप्लाई में काफी हद तक रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से संकट गहरा होने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।